गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का अरावली पब्लिक स्कूल कठोमर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकारों पर आपसे चर्चा की, जिनमें हम आपसे विखंडन, खंडन, मुकुलन पर हम पहले ही वीडियो में आपसे चर्चा कर चुके हैं। कल के वीडियो में जो हमने आपसे चर्चा की थी वो है बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। दूसरा हमने आपसे पढ़ा था कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है। बीजाणुओं के बारे में मैंने आपको बताया, बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वो शैवाल और कवकों के अंदर होता है। शैवाल और कवकों में कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। शैवाल और कवकों में जो अलैंगिक जनन होता है वो किसके माध्यम से होता है? शैवाल और कवकों के अंदर जो अलैंगिक जनन होता है, शैवाल और कवकों के अंदर जो अलैंगिक जनन होता है वो मुख्य रूप से, ठीक है, देखिए, शैवाल और जो कवक होते हैं उनमें अलैंगिक जनन होता है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं के द्वारा होता है। आपको बताया कि शैवाल जो होते हैं उनके अंदर बीजाणुधानी का निर्माण होता है। शैवालों के अंदर किसका निर्माण होता है? बीजाणुधानी का निर्माण होता है, स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। और उस बीजाणुधानी के अंदर किसका निर्माण होता है? चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। और चल बीजाणु जो होते हैं उनमें चलने के लिए, गति करने के लिए क्या पाए जाते हैं? कसाब और क्या पाए जाते हैं? पक्षांब पाए जाते हैं। कसाब और पक्षांबों की सहायता से जंतु क्या करते हैं? गति करते हैं। चल बीजाणु होते हैं वो अनुकूल परिस्थितियों में, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर के नए पादपों का या नए शैवालों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर चल बीजाणुओं के द्वारा, शैवालों के अंदर चल बीजाणुओं के द्वारा क्या है? अलैंगिक जनन की क्रिया पूर्ण होती है। परंतु कवक जो होते हैं जैसे ब्यूकर और राइजोपस, आपने नाम सुना है, या पेनिसिलियम सुना होगा, उनके अंदर क्या पाए जाते हैं? अचल बीजाणु पाए जाते हैं। अचल बीजाणु पाए जाते हैं, ठीक है। और अचल बीजाणु का जो निर्माण होता है वो किसके अंदर होता है? कोनोडियोफोर के अंदर होता है। कोनोडियोफोर के अंदर होता है। इसलिए मैंने आपको कल ही बताया था कि अचल बीजाणु जो होते हैं उनको कोनोडिया भी कहा जाता है। कोनोडिया भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कोनोडिया जो होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको कल एक डायग्राम इस तरीके का बना करके दिखाया था, ठीक है। इस तरीके का आपने डायग्राम, और यहाँ पर इस प्रकार की आपको ये क्या है? अचल बीजाणु यहाँ पर मैंने आपको बताया। ये पेनिसिलियम के अंदर क्या पाए जाते हैं? अचल बीजाणु पाए जाते हैं जिन्हें कोनोडिया कहते हैं। और ये अचल बीजाणु या कोनोडिया जो होते हैं वो बहिर्जात होते हैं, जबकि चल बीजाणु जो होते हैं उनका निर्माण अंतर्जात होता है, स्पोरेंजिया के अंदर होता है, बीजाणुधानी के अंदर होता है, ठीक है। तो ये कवकों के अंदर खास तौर से म्यूकर होता है, राइजोपस होता है, उनके अंदर ये क्या होता है? अचल, ठीक है, क्या पाए जाते हैं? अचल बीजाणु पाए जाते हैं। और इन्हीं अचल बीजाणुओं के अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होने पर अनेक कवकों का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बीजाणुओं के द्वारा क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। कल हमने आपको बताया कि शैवाल और कवकों में बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन होता है। और बीजाणु दो प्रकार के होते हैं, एक चल बीजाणु और दूसरे कौन से होते हैं? अचल बीजाणु।
चल बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधानी में होता है, अचल बीजाणुओं का निर्माण किस में होता है, कोनोडियोफोर के अंदर होता है। देखिए उसके बाद हमने आपसे बात की थी, इसके पश्चात हमने आपसे चर्चा की थी कायिक प्रवर्धन के बारे में। पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, ठीक है, शाखाएं या कलिकाएं, ठीक है, उनसे नए पादपों के निर्माण की क्रिया को पौधे के कायिक भागों से, पौधे के कौन से भाग, कायिक भाग, जैसे जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकती है, शाखाएं हो सकती हैं, कुछ कलिकाएं हो सकती हैं, उनसे नए पादपों के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या उसे वर्धी जनन, या उसे कायिक जनन कहा जाता है। देखिए कायिक जनन जो होता है, ठीक है, ये किस प्रकार से होता है। कायिक जनन में क्या है कि पौधे के जो कायिक भाग होते हैं, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्तियां हो, चाहे उसकी शाखाएं हो, चाहे उसकी कलिकाएं हो, वो पौधे से प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। और जैसे अनुकूल परिस्थिति आती हैं तो वो पौधे से जो अलग हुआ जो पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। कब हो जाता है, अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है और नए पादप का निर्माण हो जाता है। इस तरह से कायिक प्रवर्धन की क्रिया द्वारा नए पादपों का निर्माण होता है, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया जैसे ब्रायोफिल्लम की पत्तियां हैं, ब्रायोफिल्लम की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के क्या है, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर पत्तियां टूट करके गिर जाती है, या उनमें से प्रतिकूल परिस्थितियों में अपस्थानिक पत्तियों के पर्णकोर पर लगे हुए अपस्थानिक कलिकाएं टूट करके नीचे गिर जाती है। और जैसे अनुकूल परिस्थिति आती है तो वो अनुकूल परिस्थितियों का अर्थ है कि वर्षा जब होती है, यानी कि जब उनको अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती है, वर्षा वगैरह होती है, तो मृदा के संपर्क में आकर वो अपस्थानिक कलिकाएं क्या हो जाती है, प्रस्फुटित हो जाती है और नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। हमने आपसे बात की थी प्रवर्ध क्या है, ठीक है, प्रोपेग्यूल क्या है। तो पौधे का वह भाग या पौधे की वह कायिक संरचना जो पौधे से अलग होकर के, पौधे की वह कायिक संरचना या पौधे का वह कायिक भाग जो पौधे से सेपरेट होकर के, पृथक होकर के, अलग होकर के एक नए पौधे का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है। तो जो पौधे की वो संरचना, वो कायिक संरचना जो नए पादप के निर्माण की क्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहा जाता है, प्रवर्ध, या उसे प्रोपेग्यूल कहा जाता है। तो आपसे प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल पूछे तो आपको मैंने बता दिया। तो पौधे का वह कायिक भाग या वह पौधे की वह कायिक संरचना जो नए पादप के निर्माण की क्रिया में सहायक होता है, उस संरचना को ही क्या कहा जाता है, प्रवर्ध, या उसे प्रोपेग्यूल कहा जाता है। देखिए उसके बाद हमने आपसे नेक्स्ट उसी दिन लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कायिक जनन के प्रकार। कायिक जनन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन। देखिए कायिक जनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। वैसे आपकी बुकों में नहीं है, वैसे आप पढ़ेंगे तो एक होता है आपका प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक है। मोस्टली बुकों में आपको दे रखा है कि कायिक जनन, मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं, प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है आपका कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक जो कायिक जनन होता है ये प्रकृति के अंदर यानी कि जो पादप होते हैं उसमें उनमें स्वतः ही क्या होता है कि जनन की क्रिया पूर्ण होती है। अर्थात ऐसा जनन जो प्रकृति में स्वतः ही क्या होता है, पूर्ण होता है, वो प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। और कृत्रिम जनन ऐसा जनन जो मानव के द्वारा, ठीक है, मानव द्वारा नए पादपों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। यानी कि मानव के द्वारा एक विशेष तकनीक का वहां पर उपयोग करके नए पादपों के निर्माण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, कृत्रिम कायिक जनन कहा जाता है। अगर आप देखिए ये आपकी किताब में नहीं है, आपकी किताब में डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि कायिक जनन जो होता है वो निम्न प्रकार का होता है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं।
इन दोनों को हम यहाँ से हटा सकते हैं। वैसे मैंने कल आपको बताया कि प्राकृतिक कायिक जनन कई प्रकार का होता है, ठीक है। प्राकृतिक कायिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है वो जड़ों के द्वारा होता है, पत्र कंद के द्वारा होता है, बुलबिल्स के द्वारा होता है, और किसके द्वारा होता है? तने के द्वारा होता है। हम आपको यूं भी बोल सकते हैं कि प्राकृतिक कायिक जनन 4 प्रकार का होता है, या हम बोल सकते हैं कायिक जनन जो होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। इसलिए आपको मैंने बता दिया डिटेल खोल कर कि कायिक जनन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन का इस एनसीईआरटी की बुक में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है, केवल आरबीएसई की में था लास्ट ईयर तक, जिसमें हमने आपसे चर्चा की थी, इसलिए हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। केवल प्राकृतिक कायिक जनन ये है जो हम बात करेंगे, जड़ों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, पत्रकंद के द्वारा और तने के द्वारा। या हम सीधे शब्दों में बोले तो कायिक जनन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। इज इट क्लियर? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पत्तियों के द्वारा, तो हम सीधे शब्दों में बोल सकते हैं कायिक जनन 4 प्रकार का होता है, ठीक है। आपकी किताब के अनुसार, हायर क्लासेस की किताब के अनुसार बोल सकते हैं कि कायिक जनन 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक कायिक जनन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। तो आइए, तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है कायिक जनन के प्रकार, टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए हम फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। क्लास 12th, देखिए लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 1, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। जीवों में जनन, और हम बात कर रहे थे कायिक जनन के प्रकार। अब मैं आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी की बुक के अनुसार बता रहा हूं कायिक जनन के प्रकार। तो कायिक जनन मुख्य रूप से निम्न प्रकार का होता है, जिसमें पहले प्रकार पर हम आपसे बात कर रहे हैं, और वो है पत्तियों के द्वारा। किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा, बाय लीफ, पत्तियों के द्वारा कायिक जनन कैसे होता है, ठीक है। देखो आपको मैं 2 उदाहरण यहाँ पे बात करेंगे पत्तियों के लिए। तो एक है पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा जिसको बोलते हैं ब्रायोफिल्लम, ब्रायोफिल्लम, और दूसरा है बिगोनिया, बिगोनिया, ठीक है। ब्रायोफिल्लम और बिगोनिया की पत्तियों में क्या पाया जाता है? कायिक जनन पाया जाता है। देखो आप ये देखिए, एक पत्थर चट्टा का जो पौधा है, पत्थर चट्टा का जो पौधा है, ये पत्थर चट्टा का क्या है? पौधा है। सॉरी, पत्थर चट्टा की क्या है? पत्तियां, ठीक है। और ये पत्थर चट्टा की जो पत्तियां होती हैं, इसमें आप देख रहे हो ये क्या है? इसका पर्णकोर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पर्णकोर। पर्णकोर में ये क्या है? खांचे होती हैं, ठीक है। पर्णकोर में ये क्या होती है? खांचे होती हैं। तो पत्थर चट्टा की जो पत्तियां होती हैं या ब्रायोफिल्लम की जो पत्तियां होती हैं, उनके पर्णकोर पर क्या पाई जाती है? अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। इस तरीके की अपस्थानिक कलिकाएं यहाँ पर पाई जाती, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर पत्थर चट्टा पर इस तरीके से क्या पाई जाती है?
अपस्थानिक कलिकाएं यहाँ पर क्या है पाई जाती है। ठीक है, ये किनारा है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, ये इस तरीके से यहाँ पर क्या पाई जाती है, आप देख रहे हो, ये अपस्थानिक कलिकाएं इनके अंदर क्या है पाई जाती है। जैसे प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो पत्थर चट्टा का जो पौधा होता है उसमें ये पत्तियां टूट करके जमीन पर गिर जाती है, मृदा पर गिर जाती है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर गिर जाती है। जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ये ब्रायोफिल्म की पत्ती या पत्थर चट्टा की पत्तियां टूट करके गिर जाती है तो आपको बता दूं ये अपस्थानिक कलिकाएं जो होती हैं ये अनुकूल परिस्थितियों में क्या हो जाती है, अंकुरित हो जाती है। यानी कि जब वर्षा होती है, ठीक है, तो वर्षा के जल और मृदा के संपर्क में जब ये अपस्थानिक कलिकाएं संपर्क में आती हैं तो एक नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि पौधे की पत्तियों से ये अपस्थानिक कलिकाएं भी टूट करके गिर जाती है और जैसे अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये अपस्थानिक कलिकाएं अंकुरित हो जाती है और नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ब्रायोफिल्म और बिगोनिया की पत्ती के अंदर क्या है, कायिक जनन पाया जाता है। केवल पत्ती के पर्णकोर पर, पत्तियां जो होती है ब्रायोफिल्म की पत्ती होती है उसके पर्णकोर पर, ये पर्णकोर है, ये वाला भाग है, वो कौन सा भाग है, पर्णकोर है। और इस पर्णकोर के अंदर जो खांचे होते हैं उनमें अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं। इन पत्ती के जो किनारे होते हैं वहां पर अपस्थानिक कलिका होती है। तो यह अपस्थानिक कलिकाएं टूट करके जब मृदा में गिर जाती है और अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये अपस्थानिक कलिकाएं अंकुरित होकर के नए ब्रायोफिल्म के पादपों का क्या करती है, निर्माण। तो इस तरीके से पत्तियों के द्वारा कायिक जनन की क्रिया होती है। तो पत्तियां भी कायिक जनन की क्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है। तो हमने आपको ये बोला था कायिक जनन की परिभाषा, पादप का वह कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नए पादप के निर्माण की। तो पत्ती से नया पादप बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्योंकि पत्ती का जो किनारा है उस पर क्या पाई जा रही है, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जा रही है। ये अपस्थानिक कलिकाएं प्रतिकूल परिस्थितियों में टूट करके नीचे गिर जाती है और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये अपस्थानिक कलिकाएं अंकुरित हो जाती है और नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पत्तियों के द्वारा कायिक जनन। ठीक है, पत्तियों के बाद हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट बिंदु पर, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जड़ों के द्वारा कायिक जनन। जड़ों के द्वारा कायिक जनन ये दूसरा प्रकार है, जड़ों के द्वारा कायिक जनन। देखिए पादपों में दो प्रकार की क्या पाई जाती है, जड़ें पाई जाती है। ठीक है, एक होती है मूसला जड़ें और दूसरी होती है अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, तो मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़ दोनों ही प्रकार की जो जड़ें होते हैं वो कायिक जनन की क्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है। मूसला जो जड़ें होती हैं, ठीक है, मूसला जड़ें होते हैं जैसे शीशम की होती है। शीशम का वानस्पतिक नाम होता है डेलबर्जिया शिशु, डेलबर्जिया शिशु, डेलबर्जिया शिशु। ठीक है, या अमरूद होता है, अमरूद का पौधा। ठीक है, तो इनके जो मूसला जड़ें होती हैं, ठीक है, इनकी जो जड़ें होती हैं, कौन सी जड़ें होती हैं, मूसला जड़ें। इनकी मूसला जड़ें होती हैं, ये मूसला जड़ें होती हैं। ठीक है, इस तरीके से जड़ें होती हैं जिनके अंदर एक मुख्य अक्ष पाई जाती है और मुख्य अक्ष से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जड़ें निकलती। तो ये जो जड़ें होती हैं, देखिए इन पर क्या है, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि शीशम की जड़ को आप खोद लीजिए और खोदने के बाद इसका ये टुकड़ा काट करके आप मृदा में क्या कर दीजिए, अनुकूल परिस्थितियों में रोपित कर दीजिए। तो इस टूटे हुए टुकड़े के अंदर
इस टूटा हुआ जो भाग है इसके अंदर अपस्थानिक कलिका होती है और ये अनुकूल परिस्थितियों में यहाँ पर एक नए पौधे का धीरे धीरे क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और ये पौधा धीरे धीरे क्या करता रहेगा, वृद्धि करता रहेगा और एक नए शीशम के पौधे का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया जड़ों के द्वारा कायिक जनन का पहला बिंदु याद रखना है कि उनमें पादपों में दो प्रकार की जड़ें पाई जाती है, एक होती है मूसला जड़ें होती है, दूसरी अपस्थानिक जड़ें होती है। दोनों प्रकार की जड़ें ही होते हैं, दोनों प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो कायिक जनन की क्रिया में क्या लेती है, भाग लेती है। मूसला जो जड़ें होती हैं उन पर क्या पाई जाती है, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, कौन सी कलिकाएं पाई जाती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है और ये अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित होकर के नए पादप का क्या करती है, निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, नए पौधे का निर्माण करती है। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे ये जिस खेत के अंदर ये है इस तरीके की जड़ें हैं और हमने यहाँ से मिट्टी हटा दी और कई बार यहाँ पर जब हम मिट्टी हटा रहे होते हैं तो यहाँ पे खरोच हो जाती है और जैसे ही वर्षा होती है तो वर्षा होने पर ये अपस्थानिक जहाँ पे खरोच हुई है तो ये अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं, ठीक है, ये प्रस्फुटित हो जाती है और यहाँ पर जहाँ पर देखिए जड़ें होती हैं उनसे नए पादपों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। एक ही पौधे से अनेक पौधों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है अगर उनकी जड़ें बाहर निकल जाए और उनमें अंदर आपने खरोच कर दिया और उस दौरान वो मिट्टी और जड़ और जल के संपर्क में अगर वो आ जाती है तो नए शीशम के पौधों का निर्माण होता है। इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि जो मूसला जड़ें होती हैं उन पर अपस्थानिक कलिका पाई जाती है और अपस्थानिक जो कलिकाएं होती हैं, अपस्थानिक जो कलिकाएं होती हैं उनसे नए पादप का क्या होता है, निर्माण होता है, क्योंकि अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित हो जाती है और नए पादप का निर्माण होता है। अगर आपको शीशम का पौधा लगाना है तो अब ये एक अनुकूल टाइम चल रहा है, अनुकूल परिस्थितियां शीशम के पौधे को उगाने के लिए। हमें कुछ नहीं करना है, शीशम के पौधे की जड़ को खोदना है और उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट करके, उस पौधे की जड़ का छोटा सा टुकड़ा काट करके आप मृदा के अंदर क्या कर देंगे, उसे रोपित कर देंगे। और जैसे बारिश के दिनों में अगर आपने रेनी सीजन में अगर आप उसको काट करके लगा रहे हैं तो आप देखेंगे 3-4 दिन बाद उस पौधे के जो जड़ें हैं, जड़ का जो टुकड़ा आपने मृदा में बोया है उसके अंदर क्या होने लग जाता है, अंकुरण होने लग जाता है और कुछ दिनों बाद देखेंगे एक नवोद्भिद पादप का क्या हो जाता है, निर्माण। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें कैसी होती है, मांसल होती है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें कैसी होती है, मांसल होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, मीठा आलू। कौन सा आलू होता है, मीठा आलू, जिसको हम बोलते हैं स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो न बोले तो उसको हम बोलते हैं शकरकंदी। IMPEA बटाटा के नाम से उसे जाना जाता है। IMPEA बटाटा, इम्पिया बटाटा के नाम से उसे जानते हैं। शकरकंदी को इम्पिया बटाटा कहा जाता है। ठीक है, तो शकरकंदी है, उसके अंदर क्या पाई जाती है, ये शकरकंदी देखो इस तरीके से, ये एक मांसल संरचना होती है जो मृदा के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की क्या होती है, जड़ें होती है शकरकंदी जो होती है। और यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, ये अपस्थानिक कलिकाएं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अपस्थानिक कलिकाएं। क्यों भाई, और ये अपस्थानिक कलिकाएं जो हैं इनको आपने निकाल लिया खोद करके और अब आपने क्या किया, जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तो उन शकरकंदी के उन टुकड़ों को काट काट करके मृदा में रोपित कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि शकरकंदी की ये जड़ें होंगी, ये यानी कि मूल होगी, ये अपस्थानिक जो मूल होती हैं या अपस्थानिक कलिकाएं जो होती हैं वो प्रस्फुटित हो जाती है और नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो शकरकंदी के अंदर कौन सी जड़ें पाई जाती है, कौन सी जड़ें पाई जाती है, मांसल जड़ें पाई जाती है, फ्लैशी रूट पाई जाती है और उन मांसल जड़ों पर क्या पाई जाती है, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। और जब इन अपस्थानिक कलिकाओं को क्या है, ठीक है, अपस्थानिक कलिका वाले पादपों को जब मृदा में रोपित कर दिया जाता है तो वो अंकुरित हो जाते हैं और नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जैसे सतावर के पौधे की जड़ें होती हैं वो भी मांसल होती है, उन पर भी अपस्थानिक कलिका पाई जाती है। यदि उन्हें अनुकूल परिस्थितियों में सतावर की जड़ों को अगर मृदा में रोपित कर दिया जाए
तो कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि शतावर के नए पौधे का निर्माण हो जाता है। शतावर को एस्परजिलस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शतावर को एस्परजिलस के नाम से भी उसे क्या है, एस्परगस के नाम से, एस्परगस के नाम से भी, देखो लिख रहा हूं मैं, एस्परगस के नाम से भी उसे क्या है, जाना जाता है शतावर को। तो आलू है, शतावर है, डहलिया है, ठीक है। तो डहलिया का जो पौधा होता है उसकी जड़ें भी इसी प्रकार की होती है, ठीक है। और उन जड़ों पर भी अपस्थानिक कलिका पाई जाती है। यदि डहलिया के पौधे की जड़ों को यदि मृदा के अंदर रोपित कर दिया जाए, ठीक है, तो वो जड़ों में उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित होंगी और प्रस्फुटित होने के बाद एक नए पौधे का क्या हो जाएगा, निर्माण होगा। डहलिया की जड़ों को यदि मृदा में बो दिया जाए, रोपित कर दिया जाए, तो उस डहलिया की जड़ों में उपस्थित अपस्थानिक कलिकाओं में अंकुरण होगा और अंकुरण के बाद एक नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जड़ों के द्वारा भी पादपों के अंदर कौन सा जनन होता है, कायिक जनन होता है, ठीक है। हमने किसके बारे में पढ़ लिया है, जड़ों के बारे में पढ़ लिया है, पत्तियों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पत्र कंद के बारे में, कि पत्र कंद के द्वारा किस प्रकार से, पत्र कंदों के द्वारा किस प्रकार से अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, ठीक है। पत्र कंद के द्वारा किस प्रकार से अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, उस पर आइए बात करते हैं। पत्र कंद, बुलबिल्स, पत्र कंद द्वारा कायिक जनन, पत्र कंद द्वारा कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बुलबिल्स, ठीक है, बुलबिल्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बुलबिल्स। पत्र कंदों के द्वारा कायिक जनन किस प्रकार से होता है, इस पर हम आपसे क्या करने जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि पत्र कंद क्या है। देखो, पत्र कंद कौन से पादपों में, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से पादपों में पत्र कंद द्वारा कायिक जनन होता है। तो ऑक्सिलस का एक पौधा होता है, दूसरा होता है बुलेव का होता है, और तीसरा होता है रतालू का, यानी कि अगेव का होता है। ऑक्सिलस, बुलेव और अगेव, ये तीन पादपों के अंदर पत्र कंद द्वारा क्या होता है, कायिक जनन होता है। अब हमें ये तो पता लग गया है कि कायिक जनन कौन कौन से पादपों में होता है, किसके द्वारा, पत्र कंद के द्वारा। तो पत्र कंद के द्वारा कायिक जनन तीन पादपों में होता है। एक होता है ऑक्सिलस, जिसे आप रतालू का पौधे के नाम से उसे जाना जाता है। दूसरा जो पादप है उसे अगेव के नाम से क्या है, जानते हैं, और तीसरा है बुलेव के नाम से जानते हैं। तीन पादपों में, ठीक है, कायिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, पत्र कंद के द्वारा होता है। पत्र कंद को इंग्लिश में बुलबिल्स के नाम से क्या है, जाना जाता है। पत्र कंद को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है, बुलबिल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे आपको मैं ये आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर एक पौधा है, मान लीजिए ऑक्सिलस का है, और ऑक्सिलस का जो पौधा होता है, ठीक है, उस पौधे के अंदर देखिए ये पत्तियां निकल रही हैं, और यहां से क्या निकल रहा है, एक पुष्प निकल रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये पुष्प है, ठीक है। तो पुष्प की जो अक्ष होगी, ये पुष्प अक्ष होगी, ठीक है, पुष्प की जो अक्ष होगी ये पुष्प की अक्ष है। तो इस पुष्प की अक्ष पर क्या पाई जाती है, एक मांसल संरचना पाई जाती है। कहां कहां पर पाई जाती है, पुष्प और पुष्प अक्ष के मध्य में। पुष्प, ये पुष्प रहा, और ये पुष्प की अक्ष है, और इस पुष्प और पुष्प अक्ष पर क्या पाई जाती है, एक मांसल कलिका के समान संरचना पाई जाती है। आप देख लो, इस तरीके से एक मांसल कलिका के समान क्या है, संरचना पाई जाती है। और इस मांसल कलिका की जो समान संरचना होती है, इसी को क्या कहा जाता है, पत्र कंद या बुलबिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, पत्र कंद, या उसे क्या कहा जाता है, बुलबिल्स के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पत्र कंद या
या उसे बुलबिल्स के नाम से जानते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पत्रकंद द्वारा जो कायिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, एक मांसल कलिका के द्वारा होता है, क्योंकि पत्रकंद द्वारा कायिक जनन करने वाले पादपों में क्या पाई जाती है, एक मांसल कलिका वहां पर क्या है पाई जाती है। तो ये एक मांसल कलिका है। इसी मांसल कलिका को क्या कहा जाता है, पत्रकंद कहा जाता है। ठीक है। और पत्रकंद का जो निर्माण होता है, पत्रकंद का जो निर्माण होता है वो मैंने आपको बता दिया है कहां पर होता है। ये होता है पुष्प की जो अक्ष होती है और पुष्प की अक्ष और पुष्प के मध्य में ये मांसल कलिका का निर्माण होता है। जैसे ये अनुकूल परिस्थितियां आती है तो यही मांसल कलिका क्या हो जाती है, ठीक है, टूट करके नीचे, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में टूट करके नीचे गिर जाती है और अनुकूल परिस्थितियां आने पर यही मांसल कलिका अंकुरित हो जाती है और नए पादपों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस तरीके से पत्रकंदों द्वारा पादपों में क्या है, कायिक जनन होता है। ठीक है। तो ऑक्जिलस, अगेय और बुलैव के अंदर इस प्रकार की पुष्प और पुष्प अक्ष के मध्य में एक मांसल कलिका पाई जाती है और इसी मांसल कलिका के द्वारा क्या होता है, कायिक जनन की क्रिया उनके अंदर क्या होती है, पूर्ण होती है। यस, अब तक हमने आपको कायिक जनन के 3 प्रकारों पर बात कर ली है। पहला हमने बात की थी पत्तियों के द्वारा। पत्तियों के द्वारा किस प्रकार से कायिक जनन की क्रिया होती है। मैंने आपको बताया कि पत्तियों के जो पर्णकोर होते हैं उन पर अपस्थानिक कलिका पाई जाती है और वो अपस्थानिक कलिकाएं प्रतिकूल परिस्थितियों में टूट करके मृदा पर या पृथ्वी की ऊपरी सतह पर गिर जाती है और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो वो अपस्थानिक कलिका मृदा के संपर्क में आती है और मृदा के संपर्क में आने पर उन अपस्थानिक कलिकाओं में अंकुरण हो जाता है या वो अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित हो जाती है और नए पादप का निर्माण होता है। ये तो हो गया पत्तियों के द्वारा। दूसरा मैंने आपको बताया है जड़ों के द्वारा। तो पादपों में मूसला और अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। मूसला जो जड़ें होती हैं, ठीक है, मूसला जो जड़ें होती हैं उन पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। और यदि उन पादपों के जड़ों को लेकर के, जड़ के टुकड़ों को लेकर के मृदा में रोपित कर दिया जाए, ठीक है, तो उनके अंदर क्या हो जाता है, उनकी जड़ों में अंकुरण हो जाता है, उनकी जड़ों में उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित हो जाती है और नए पादपों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। आपको बताया कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें मांसल होती है, जैसे हमने आपको बताया शकरकंदी होती है, ठीक है, स्वीट पोटैटो के नाम से उसे जाना जाता है, या सतावर जिसको एस्परगस के नाम से जानते हैं, या डहेलिया का पौधा होता है। तो इन सभी पादपों के जो जड़ें होती हैं वो मांसल होती है। ठीक है। और ये मांसल जो जड़ें होती हैं उनमें अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं जो प्रस्फुटित होकर के नए पादपों का क्या करती है, निर्माण करती है। और सबसे अंत में मैंने बताया पत्रकंद द्वारा कायिक जनन। पत्रकंद द्वारा जो कायिक जनन होता है वो ऑक्जिलस, अगेय और बुलैव, इन 3 पादपों के अंदर पत्रकंद द्वारा कायिक जनन होता है। आपको मैंने बताया पत्रकंद क्या होता है। तो पत्रकंद एक मांसल कलिका होती है और इस मांसल कलिका का निर्माण कहां पर होता है, पुष्प और पुष्प की अक्ष के मध्य में होता है। ठीक है। पुष्प और पुष्प की अक्ष के मध्य में होता है और इसी मांसल कलिका पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं और अपस्थानिक कलिकाएं जिस पर पाई जाती हैं वो अनुकूल परिस्थितियों में प्रस्फुटित हो जाती है और नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस तरह से पत्रकंदों द्वारा पादपों में कौन सा जनन होता है, कायिक जनन होता है। देखिए कायिक जनन का अगला प्रकार पर हम बात कर रहे हैं और वो है हमारा कौन सा, तने के द्वारा कायिक जनन। किसके द्वारा, तने के द्वारा कायिक जनन पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं तने के द्वारा पादपों में कायिक जनन। पादपों में कायिक जनन।
देखिए तने के द्वारा पादपों में कायिक जनन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए पादपों के अंदर जो तने होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कुछ पादपों में तने भूमिगत होते हैं तो कुछ पादपों में तने कैसे होते हैं, अर्धवायवीय प्रकार के होते हैं, ठीक है। या कुछ पादपों में तने विसर्पी प्रकार के होते हैं तो कुछ पादपों में तने कैसे होते हैं, वायवीय प्रकार के होते हैं। तो तने जो भूमिगत होते हैं उनके अंदर क्या है, कुछ विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, ठीक है। कुछ पादपों के तने भूमिगत होते हैं और उन भूमिगत तने के ऊपर कुछ विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर आपको बता दें भूमिगत जो तने होते हैं उनमें 4 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तना जो है वो कौन से तने पे बात कर रहे हैं, भूमिगत तने के द्वारा कायिक जनन कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहला तना है भूमिगत प्रकार का तना, अंडरग्राउंड स्टेम पर बात कर रहे हैं, भूमिगत तना, ठीक है। और आपको मैंने बताया कि ऐसे तने जो भूमि के कहाँ होते हैं, अंदर होते हैं, ठीक है। ऐसे तने जो भूमि के अंदर होते हैं जिन्हें बोलते हैं भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। भूमिगत तना कौन सा है, देखिए भूमिगत जो तने होते हैं आपको बताया कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके तने भूमि के अंदर होते हैं और जिनके तने भूमि के अंदर होते हैं उनमें, ठीक है, उन भूमिगत तने जो होते हैं उनमें 4 प्रकार की संरचनाएं देखने के लिए मिलती है। तो उन भूमिगत तने को हम यूं बोल सकते हैं कि भूमिगत तने को हम 4 भागों में क्या है, बांट सकते हैं, या भूमिगत तने के ऊपर 4 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। देखिए भूमिगत तने के ऊपर पहला पाया जाता है तनाकंद, स्टेम ट्यूबर। दूसरा उनके अंदर क्या पाई जाती है, सल्क कंद पाया जाता है, यानी कि क्या पाया जाता है उनके ऊपर, सल्क कंद, जिसको हम बोलते हैं बल्ब, ठीक है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बल्ब के नाम से इसे जानते हैं, BULB। दूसरा है तनाकंद जिसको बोलते हैं स्टेम ट्यूबर के नाम से इसे जानते हैं, स्टेम ट्यूबर के नाम से इसे क्या है, जानते हैं। तीसरा जो होता है प्रकंद, जिसको क्या बोलते हैं, राइजोम के नाम से जानते हैं, राइजोम, RHIZOM, ठीक है। चौथा प्रकार का जो होता है उसे घन कंद के नाम से जानते हैं, घन कंद के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं कॉर्न के नाम से जानते हैं, CORN। और ये 5वां प्रकार का, यानी कि भूमिगत जो तना होता है उसमें 5 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। और घन कंद के बाद हम तीसरा, चौथा, 5वां बता रहे हैं अंतर्भूस्तरी, अंतर्भूस्तरी के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं स्टोलोन के नाम से जानते हैं, STOLON, ठीक है, अंतर्भूस्तर। तो हम भूमिगत तने में आज हम पढ़ रहे हैं तनाकंद के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तनाकंद के बारे में। तो कुछ पादपों की जो तने होते हैं वो भूमिगत होते हैं, जैसे आपने देखा है आलू, ठीक है, इस तरीके से आलू होता है और इसका तना कैसा होता है, ये तना होता है आलू, ये भूमिगत होता है। यहाँ पर तना कैसा होता है, फूला हुआ होता है, ठीक है। इसमें भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, संचित होते हैं, यानी कि आलू क्या है, एक प्रकार का रूपांतरण, ठीक है। तो आलू क्या है, एक भूमिगत प्रकार का क्या है, तना है। मीठे आलू की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मीठा आलू तो जड़ वाले पार्ट में आएगा। यहाँ पे हम केवल जो सामान्य आलू है जिसको आप सब्जी के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है, जिसे सब्जियों का राजा या किंग ऑफ वेजिटेबल्स के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। किंग ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों के राजा के नाम से आलू को क्या है, जाना जाता है। तो आलू जो होता है आपको बता दें, ये आलू है। तो आलू जो है वो एक प्रकार का भूमिगत क्या है, तना होता है, ठीक है। और इस भूमिगत जो तना होता है, यानी कि जो आलू होता है, इस आलू पर क्या पाई जाती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं।
आलू के ऊपर क्या पाई जाती हैं? ये अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। और ये अपस्थानिक कलिकाएं जो होती हैं इनको क्या कहा जाता है? आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंख कहा जाता है। यदि इस अपस्थानिक कलिका वाले आलू को, ठीक है, अपस्थानिक कलिका युक्त वाले आलू को यदि मृदा के अंदर रोपित कर दिया जाए तो क्या होगा? नए पादप का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि भूमिगत तने के द्वारा भी पादपों में क्या होता है? कायिक जनन होता है। इसको बहुत सिंपली तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, रेनी सीजन आजकल चल रहा है, वर्षा के दिन चल रहे हैं, ठीक है, रेनी सीजन चल रहा है। इस दौरान यदि आपने आलू अपने घर में रख रखे हैं, ठीक है, तो वो आलूओं के अंदर देखना, अंदर की तरफ उनमें जगह जगह इस तरीके से क्या पाई जाती है? उस आलू के अंदर जगह जगह पर, उस आलू के अंदर जगह जगह पर क्या पाई जाती है? इस तरीके से अपस्थानिक कलिका पाई जाती है। और वो अपस्थानिक कलिकाएं अंकुरित होती है। और आपने देखा है कि कई बार काफी दिन तक घर में रखा हुआ, बरसात के दिनों में काफी दिन तक घरों में रखा हुआ आलू होता है, वो थोड़ा सा अंकुरित होने लग जाता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? वो अंकुरित होने लग जाता है। और अंकुरित होने पर वो नए पौधे का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। क्योंकि जब हम आलू की खेती करते हैं तो हम ऐसे आलू का चुनाव करते हैं, ठीक है, या तो आलू का बीज आता है या फिर हम आलू का कायिक क्या करते हैं? जनन की क्रिया करा। तो आलू हमने देख लिया कि यहाँ पे कितनी अपस्थानिक कलिकाएं? 1 2 3 4 5 6। तो इस आलू को यहाँ से काट ले, इसको लेकर के इसको मृदा में रोपित कर दिया। आलू के इसी भाग में ये दूसरी अपस्थानिक कलिका, इसको लिया, मिट्टी के अंदर रोपित कर दिया। इस तरीके से इस वाले भाग को काटा, इस वाले भाग को काटा, इन सभी को काट करके मृदा में जब रोपित कर दिया जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 5-6 अपस्थानिक कलिका वाले आलू हैं। तो इन सभी के द्वारा नए पादपों का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। इस कायिक जनन की क्रिया द्वारा अगर आलू की खेती की जाएगी तो 3-4 महीने में आलू की फसल हम प्राप्त कर लेंगे। परंतु यदि बीजों के द्वारा आलू की खेती की जाती है, यानी कि लैंगिक जनन की क्रिया द्वारा आलू की खेती की जाती है, तो उसमें 13 से 12 से लेकर के 15 माह का क्या लगता है? समय लगता है। इसलिए कायिक जनन की क्रिया में फसल की जो समय अवधि होती है, उसके परिपक्वन की समय अवधि होती है, उसमें भी क्या लगता है? कम समय लगता है। कैसा समय लगता है? कम समय लगता है। जबकि आप देखिए लैंगिक जनन की क्रिया द्वारा नई संतति के निर्माण होने में अधिक समय लगता है। ठीक है, तो हमने आपको तना कंद के बारे में बता दिया। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके तने कैसे होते हैं? भूमिगत होते हैं, जैसे आलू। ठीक है, और आलू के अंदर क्या पाई जाती है? अपस्थानिक कलिका पाई जाती है। और इन अपस्थानिक कलिकाओं को क्या कहा जाता है? आंख कहा जाता है, आई कहा जाता है। ये अपस्थानिक कलिकाएं क्या होती है? अनुकूल परिस्थितियों में प्रस्फुटित हो जाती है और नए पादपों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इस तरीके से तनाकंद द्वारा, तनाकंद, ठीक है, द्वारा नए पादपों का क्या किया जा सकता है? निर्माण किया जा सकता है। देखिए, भूमिगत तने के अन्य पॉइंटों पर हम जो चर्चा करेंगे वो आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।